बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 4 और हम आज टॉपिक डिस्कस करेंगे साइटोस्केलेटन। तो सबसे पहले हम साइटोस्केलेटन में इसके नाम की बात करेंगे, फिर बाकी चीज़ें इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। दो लफ्ज़ हैं मिल के इसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं। उनमें पहला साइटो जिसका मतलब सेल होता है और दूसरा स्केलेटन है। स्केलेटन से मुराद फ्रेम है, फ्रेमवर्क कह सकते हैं, ढांचा कह सकते हैं। हमारी बॉडी में भी एक फ्रेम है, एक स्केलेटन है जो बोन्स पर मुश्तमिल है, जिसका काम क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है, शेप प्रोवाइड करना है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो साइटो सेल है, स्केलेटन यहाँ पे फिर से वही ढांचा या फ्रेमवर्क। तो इससे मुराद यहाँ पे ये है कि ये सेल का ढांचा है, सेल का फ्रेम है, सेल का स्केलेटन है। और डेफिनेटली यहाँ पे भी इसने क्या करना है, सपोर्ट, प्रोटेक्शन और इवन शेप प्रोवाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, सेल को उसके फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करनी है। इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आएंगे। डेफिनेशन के मुताबिक साइटोस्केलेटन क्या है, इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ फैब्रिक्स। यहाँ पे वर्ड फैब्रिक्स दिया गया है। फैब्रिक्स का मतलब होता है धागा, धागे, थ्रेड, धागे कह सकते हैं, थ्रेड कह सकते हैं, ये फैब्रिक्स के लिए। और साइटोस्केलेटन क्या है, साइटोस्केलेटन इज द नेटवर्क ऑफ फैब्रिक्स, यानी ये धागों का जाल है, वो थ्रेड्स का जाल है। और ये मुख्तलिफ किस्म के धागे हैं जिनका डायमीटर वेरी करता रहता है, तब्दील होता रहता है। ये धागे माइक्रोट्यूब्यूल की सूरत में हो सकते हैं, माइक्रोफिलामेंट की सूरत में हो सकते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट की सूरत में हो सकते हैं। ये कौन है, ये क्या चीज़ें हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, इनको हम फर्दर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना ही कि नेटवर्क ऑफ फैब्रिक्स जो है उसमें ये मुख्तलिफ किस्म के फैब्रिक्स, थ्रेड या धागे हैं जो इस जाल में साइटोस्केलेटन की फॉर्मेशन करते हैं। सो नेटवर्क ऑफ फैब्रिक्स इन साइटोसोल। साइटोसोल हम साइटोप्लाज्म वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। सोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोसोल। तो ये फैब्रिक्स का नेटवर्क कहाँ पे मौजूद होता है, साइटोसोल में। फ्रॉम न्यूक्लियस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान जो जाल है धागों का, ये साइटोसोल में मौजूद धागों का जाल, इसको हम साइटोस्केलेटन का नाम देते हैं। फिर से एक बार, नेटवर्क ऑफ फैब्रिक्स इन साइटोसोल फ्रॉम न्यूक्लियस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज साइटोस्केलेटन, यानी धागों का जाल जो साइटोसोल में मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, न्यूक्लियस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान ये मौजूद होगा। इस धागों के जाल को, नेटवर्क ऑफ फैब्रिक्स, नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स को हम साइटोस्केलेटन का नाम देते हैं। फर्दर इसकी कंपोजिशन है, कंपोजिशन में प्रोटीन यूज होते हैं। हाँ, प्रोटीन की टाइप्स जो है वो वेरी करती रहती हैं। प्रोटीन कौन कौन से हैं, इन प्रोटीन में, डिफरेंट प्रोटीन में ट्यूबुलिन प्रोटीन, एक्टिन, और बुक में, टेक्स्ट बुक में कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिन प्रोटीन के नाम से जो है इसको मेंशन किया गया, यानी कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी रखने वाला एक्टिन प्रोटीन। फिर इसी तरह मायोसिन प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन और बहुत सारे दूसरे प्रोटीन जो मसल्स में भी पाए जाते हैं, वो यहाँ साइटोस्केलेटन की कंपोजिशन में यूज होते हैं। तो हैं डिफरेंट टाइप्स, लेकिन सारे के सारे ही नेचर के एतबार से, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल नेचर के एतबार से, केमिस्ट्री के एतबार से सारे ही प्रोटीन हैं जो साइटोस्केलेटन की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। फर्दर हम बढ़ेंगे कि साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट्स क्या हैं और फिर वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, या हम यूँ भी कह सकते हैं टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन। कंपोनेंट्स में हमने उन्हीं फैब्रिक्स, उन्हीं धागों, उन्हीं थ्रेड्स को डिस्कस करना है जिनको हम ऑलरेडी माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट के नाम से डेफिनेशन के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ तो ये क्लियर है कि साइटोस्केलेटन के तीन बुनियादी कंपोनेंट्स हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स, थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में तीन मुख्तलिफ किस्म के धागे, फैब्रिक्स मौजूद होते हैं साइटोसोल के अंदर जो मिलकर साइटोस्केलेटन की फॉर्मेशन करते हैं। उनमें फर्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल, सेकंड माइक्रोफिलामेंट एंड थर्ड टाइप दे आर इंटरमीडिएट फिलामेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स की। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर लॉन्ग, यानी लेंथी होते हैं, शेप के एतबार से लेंथ इनकी ज्यादा होती है। अनब्रांच्ड, यानी इनमें कोई ब्रांच नहीं होती। अगर हम फर्ज करें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पे, तो ये
लॉन्ग है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें किसी भी किस्म की कोई ब्रांच नहीं है। अगर इसकी यहाँ से मजीद कोई स्ट्रक्चर, ट्यूबलेस स्ट्रक्चर निकलता, यहाँ से निकलता, तो फिर हम कहते हैं कि ये ब्रांच स्ट्रक्चर है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं ये क्या हैं, दे आर अनब्रांच्ड, लॉन्ग एज वेल एज सिलेंडर, यानी लॉन्ग भी है, अनब्रांच भी है और सिलेंडर भी है। सिलेंडर का मतलब होता है बारीक, यानी लंबे जिनमें ब्रांचेस नहीं होती और बारीक, साथ ही साथ ट्यूबुलिन प्रोटीन पर मुश्तमिल स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ बिल्कुल सिंपल है माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में कि लॉन्ग यानी लंबे, अनब्रांच, फिर साथ साथ सिलेंडर यानी बारीक। लंबे, अनब्रांच और बारीक ट्यूबुलिन प्रोटीन पर मुश्तमिल स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स का। माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक मखसूस डायमीटर है, वो कितना है, दैट इज 25 नैनोमीटर। 25 नैनोमीटर इनका डायमीटर होता है। आगे इनकी फंक्शंस, इनकी इंपॉर्टेंस या इनके रोल से रिलेटेड पार्ट्स हैं। इनका जो सबसे अहम किरदार है, इंपॉर्टेंट रोल है, वो क्या है, असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल स्ट्रक्चर्स। याद रखिएगा, जब भी सेल डिवाइड होता है, सेल डिवीजन होती है माइटोसिस के दौरान, तो सेल के अंदर क्रोमोसोम के जो जोड़े हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। पेयर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ मौजूद हैं, ये अपोजिट पोल्स की तरफ हाफ हाफ डिवाइड होके मूव करेंगे। इनको यहाँ से अलग करने के लिए ये धागे, मखसूस धागे मौजूद होते हैं, जो ब्लैक कलर में यहाँ पे हमने शो किए हैं। ये मखसूस धागे जिन्होंने क्रोमोसोम्स को अलग करके पोल्स तक ले जाना है, पहुंचाना है, इनको हम नाम देते हैं स्पिंडल फाइबर्स। और ये स्पिंडल फाइबर्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, इनको कलेक्टिवली नाम दिया जाता है स्पिंडल स्ट्रक्चर्स। यानी सेल डिवीजन या माइटोसिस के दौरान बनने वाले मखसूस धागे जो क्रोमोसोम्स की जो मूवमेंट है, उनकी जो ट्रांसपोर्ट है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनको स्पिंडल फाइबर्स और सभी को कलेक्टिवली स्पिंडल स्ट्रक्चर्स का नाम दिया जाता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो असेंबली और डिसअसेंबली, असेंबली का मतलब होता है फॉर्मेशन, बनना, और डिसअसेंबली का मतलब होता है टूटना। जब भी माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो इनके इंपॉर्टेंट रोल की बात की जाएगी, तो हम कहते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल they have important role in the formation and decomposition of spindle structure, यानी स्पिंडल स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन, असेंबली यानी फॉर्मेशन यानी उनको बनाने में, और साथ ही साथ उनको तोड़ने में, डिसअसेंबलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी के साथ साथ कुछ ऑर्गेनेलीज भी हैं सेल के अंदर, उनकी फॉर्मेशन में भी ये यूजफुल हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे किसिलिया है, फ्लैजेला है, बेसल बॉडीज हैं, सेंट्रियोल्स वगैरह हैं, उनकी फॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे मजीद बताई गई है, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन असेंबली एंड डिसअसेंबली। असेंबली का मतलब होता है बनाना, डिसअसेंबली का मतलब होता है तोड़ना। असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल स्ट्रक्चर्स ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस के दौरान स्पिंडल स्ट्रक्चर्स या स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन और फिर उनको तोड़ने का काम करने में ये अहम किरदार अदा करते हैं। बनाना और तोड़ना क्यों जरूरी है? सेल के अंदर जब माइटोसिस हो रहा होता है तो क्रोमोसोम्स जो है उनको अपोजिट पोल्स पर ले जाना होता है अलग करके। जब ये अपोजिट पोल्स पर पहुंच जाते हैं तो वो जो स्पिंडल फाइबर्स जिनको इस ट्रांसपोर्ट में यूज किया गया था उनकी जरूरत नहीं है सेल के अंदर। सेल क्या करेगा? इनको तोड़ के डिकम्पोज करेगा, और ये डिकम्पोजिशन भी यही इन माइक्रोट्यूब्यूल्स की बदौलत हो रही है। तो इसीलिए असेंबली और डिसअसेंबली दोनों को साथ साथ डिस्कस किया जा रहा है। फिर साथ ही साथ सेवरल ऑर्गेनेलीज, बहुत सारी ऑर्गेनेलीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रोट्यूब्यूल्स, और कौन कौन सी हैं? सिलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल्स और बेसल बॉडीज, ये मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज हैं। इनकी फॉर्मेशन में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिलिया और फ्लैजेला ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। दोनों में ज़्यादातर सिमिलैरिटी है, थोड़ा बहुत फ़र्क है, और वो क्या है? तादाद के एतबार से, इनके साइज़ के एतबार से। सिलिया साइज़ में छोटे होते हैं और तादाद में ज़्यादा होते हैं, जबकि फ्लैजेला साइज़ में बड़े होते हैं, लेंथ में ज़्यादा होंगे, जबकि इनकी तादाद जो वो कम होती है, एक या फिर एक से ज़्यादा, 2, 4 करीब करीब इतने ही होंगे। लेकिन फंक्शन सेम ही है, दोनों ही क्या करते हैं? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में
मूवमेंट के अंदर, लोकोमोशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे फ्लैजेला बैक्टीरिया में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यूग्लिना में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी मूवमेंट के अंदर। सिलिया की बात करें तो ये पैरामीशियम के अंदर लोकोमोशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। इसी तरह सेंट्रियोल्स हैं, सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बेसल बॉडीज़ हैं, ये हेल्पफुल है सिलिया और फ्लैजेला की फॉर्मेशन के अंदर, सेल के अंदर हेल्प करते हैं सेल को सिलिया और फ्लैजेला बनाने में, ऑर्गेनिज्म को हेल्प कर रहे होते हैं सिलिया और फ्लैजेला की फॉर्मेशन के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड कंपोनेंट है साइटोस्केलेटन का वो है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट को हम एक्टिन फिलामेंट्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी फॉर्मेशन में जो प्रोटीन यूज हो रहे हैं वो एक्टिन प्रोटीन मेजर हैं। बुनियादी तौर पे ज़्यादातर क्या है एक्टिन प्रोटीन, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं और कंट्रैक्टाइल नेचर रखते हैं। कंट्रैक्टाइल एक्टिन की वजह से हम इनको एक्टिन फिलामेंट्स का नाम भी देते हैं। इन्हीं माइक्रोफिलामेंट्स को जो कि मसल सेल्स में मौजूद होते हैं वहाँ पे इनको मायोफिलामेंट्स का नाम दिया जाता है, और वो भी किस मुनासबत से? मसल सेल की मुनासबत से। बहरहाल इनके बारे में कहा जाता है कि इनका डायमीटर माइक्रोट्यूब्यूल की निस्बत कम होता है, यानी ये बारीक होंगे, डायमीटर इनका कम होगा। और कहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी इनका क्या मेजर फंक्शन है? सेल के अंदर, सेलुलर मूवमेंट्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। जैसे साइक्लोसिस है, या फिर साइक्लोसिस से मिलती जुलती अमीबाइड मूवमेंट है, अमीबा की तरह मिलती जुलती मूवमेंट। तो यही चीज़ माइक्रोफिलामेंट में बताई गई है। दे आर कंसिडरेबली मोर सिलेंडर। कंसिडरेबली का मतलब होता है किसी हद तक, मोर सिलेंडर यानी किसी हद तक ये ज्यादा बारीक है। सिलेंडर का मतलब होता है बारीक, और साइलेंडर कहते हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर जो रॉड की तरह लेंथी हो और साथ ही साथ क्या है, गोल हो, सर्कुलर स्ट्रक्चर शेप भी रखता हो, साथ ही साथ लेंथ में भी हो। ऐसे स्ट्रक्चर को हम साइलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। जबकि माइक्रोफिलामेंट्स क्या है, सिलेंडर यानी बारीक होने के साथ साथ साइलिंडर्स भी हैं। साइलिंडर्स हैं, यानी ये क्या है, बारीक रॉड नुमा स्ट्रक्चर्स हैं जिनका जो डायमीटर है वो माइक्रोट्यूब्यूल की निस्बत कम होता है। और वो कितना है डायमीटर? इट इज 7 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर इनका डायमीटर होगा। अच्छा, फर्दर किस चीज पर मुश्तमिल होते हैं? दे कंसिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिन प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिन प्रोटीन इनकी फॉर्मेशन में यूज होता है, विच इज लिंक्ड टू द इंटरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन इनकी फॉर्मेशन कर रहा होता है, इनकी फॉर्मेशन करेगा, इनको बनाएगा, और ये माइक्रोफिलामेंट उस एक्टिन प्रोटीन के साथ क्या है, या फिर यूँ कह ले कि एक्टिन प्रोटीन इनकी फॉर्मेशन करेगा, और ये जो माइक्रोफिलामेंट है बनने के बाद सेल के अंदर न्यूक्लियस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान रहेंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर सरफेस के साथ लिंक्ड होंगे, अटैच होंगे। नेक्स्ट, मजीद इनकी इंपॉर्टेंस या इंपॉर्टेंट रोल, दे आर इन्वॉल्व इन इंटरनल सेल मोशन। सेल की अंदरूनी हरकत, मूवमेंट्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, और उनमें स्पेसिफाइड है जैसा कि साइक्लोसिस है या फिर अमीबॉइड मूवमेंट है। ऐसी हरकत जो अमीबा की तरह हो, जैसे अमीबा हरकत करता है, अमीबा की तरह दिखने वाली, अमीबा की तरह जाहिर होने वाली जो हरकत हैं, मूवमेंट्स हैं, उनको हम नाम देते हैं अमीबॉइड मूवमेंट। और ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन ब्लड सेल्स में वाइट ब्लड सेल्स जो है वो अमीबा की तरह हरकत करते हैं। कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं उनकी मूवमेंट के अंदर जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, इसलिए वो क्या है, अमीबा की तरह साइटोप्लाज्म के मूव करने से फर्दर मूव करते हैं जिधर भी उन्होंने मूव करना। इसीलिए ऐसी मूवमेंट जो अमीबा की तरह हो उनको अमीबॉइड मूवमेंट बोलते हैं। अमीबॉइड मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, साथ ही साथ साइक्लोसिस में भी। और साइक्लोसिस को हम इससे पहले साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि साइटोप्लाज्म जो मूवमेंट शो करता है उसको हम साइक्लोसिस का नाम देते हैं। इसको हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट भी कहते होते हैं, जिसके जरिए क्या है, डिफरेंट सब्सटेंसेस की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, ट्रांसपोर्ट में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारी लास्ट हमारा पॉइंट है, लास्ट कंपोनेंट है, तीसरा कंपोनेंट जो कि साइटोस्केलेटन का है, इट इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। इसका नाम इसके डायमीटर को प्रेजेंट करता है। माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट की निस्बत दरमियाना डायमीटर रखने वाले जो फिलामेंट फाइबर्स या थ्रेड होंगे, फैब्रिक्स होंगे, उनको हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का नाम देते हैं। यही चीज यहाँ पे भी बताई गई है, दे हैव डायमीटर इन बिटवीन दोज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट्स। इनका डायमीटर माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के दरमियान होता है।
यानी माइक्रोट्यूब्यूल से कम होगा और माइक्रोफिलामेंट से थोड़ा ज़्यादा होगा, इन बिटवीन होगा। दे आर इन्वॉल्व, ये कहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं? दे आर इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेल शेप, सेल की शेप को डिटरमाइन करने में, तय करते हैं कि सेल की शेप कैसी होनी है, उसको डिटरमाइन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, हेल्प करेंगे, या सेल की शेप को मेंटेन कर रहे होते हैं। साथ ही साथ द एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स या कंपार्टमेंट्स। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, लिंक क्रिएट करना, और किन के दरमियान लिंक क्रिएट कर रहे हैं ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स? साइटोप्लाज्म के अंदर, या यूं कह लें कि सेल के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स जो हैं, मुख्तलिफ सेल के जो हिस्से हैं उनको आपस में जोड़ने में, उनको आपस में लिंक करने में, उनके दरमियान ताल्लुक कायम करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनके दरमियान राब्ते की वजह बनने में, या सिंपली कह सकते हैं कि उनको जोड़ने में ये अहम किरदार अदा करें। उनको जोड़ते हैं, सेलुलर कंपार्टमेंट्स को जोड़ रहे होते हैं ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। और डायमीटर कितना है? 8 to 10 नैनोमीटर इज द डायमीटर ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट इसलिए कह रहे थे क्योंकि डायमीटर माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के दरमियान था। और अगर हम तीनों का डायमीटर देखें तो यहाँ हमने डायमीटर देखा 25 नैनोमीटर, इधर हमने डायमीटर देखा 7 नैनोमीटर, और यहाँ पे डायमीटर है 8 to 10, जो कि इंटरमीडिएट बनता है दोनों माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट की। तो यही चीज़ें हमने यहाँ पे देखी, मतलब इनकी डायमीटर के साथ इनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस, इनका रोल साइटोस्केलेटन के अंदर जो कि बहुत ही अहम था। तो इसी के साथ हम इस टॉपिक को एंड करते हैं। अब रहा सवाल कि किस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब के सभी बोर्ड्स में एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे हम लाहौर बोर्ड की बात करें, फैसलाबाद बोर्ड की बात करें, मुल्तान, गुजरावाला, कोई भी बोर्ड है पंजाब का, तो एज ए लॉन्ग क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको चाहिए कि आप इसे एज ए लॉन्ग क्वेश्चन रेडी करें, फिर एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी इसको, और MCQs के तौर पे भी ये इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कई बार माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स का कंपैरिजन पूछा जा चुका है, इनके फंक्शंस या इंटरमीडिएटरी फिलामेंट के फंक्शंस या फिर ओवरऑल साइटोस्केलेटन के फंक्शन पूछे जा सकते हैं एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। ओवरऑल शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो भी इंटरमीडिएट, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शंस बताए जाएंगे। और अगर नॉमिनेट कर दिया जाता है, स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि जी माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट के फंक्शन बताएं, इनके दरमियान कंपैरिजन बताएं, तो उस लिहाज से और भी ज़्यादा आपके लिए आसान होगा। इसका स्ट्रक्चर बताया जाएगा, इसकी कंपोजिशन में यूज़ होने वाले प्रोटीन का नाम, और फिर इनका फंक्शन डायमीटर के साथ बता के हम इसको ईजिली मैनेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इसी सेलुलर कंपोनेंट के साथ हम आज की वीडियो को एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट नई ऑर्गेनेली को डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।